हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जब मैं आपका दोस्त आपका होस्ट रतन जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डेट अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में, जहां पर हम मिलकर बात कर रहे हैं परमाणु संरचना अर्थात एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का सेशन। तो एक बार ये याद दिला दो कि लास्ट हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था। मुझे अच्छे से याद आ रहा है, जो हमने क्वांटम संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था, बिल्कुल कर लिया था। चलो आज की क्लास के अंदर अगले टॉपिक पर चलते हैं, जहां हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षकों की आकृतियां, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? कक्षकों की आकृतियां। परमाणु संरचना हम लोग पढ़ रहे हैं, क्वांटम नंबर्स हमने पढ़ लिए हैं, कक्षकों की आकृतियां पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो कक्षक क्या होते हैं ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। समभ्रंश कक्षक कितने लोग जानते हैं? फटाफट से कमेंट करो, जल्दी से आप लोग कमेंट करो कि समभ्रंश कक्षक क्या होते हैं। क्या हमने पहले से पढ़ रखे हैं? क्या मैंने बता रखे हैं क्या समभ्रंश कक्षक क्या होते हैं? बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ, मैंने क्या बताए हैं समभ्रंश कक्षक क्या होते हैं? डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। जल्दी बताओ भाई, बताए हैं क्या समभ्रंश कक्षक क्या होते हैं? ओके, चलो ये बताओ कि बताए हैं क्या? बिल्कुल बताए हैं सर, ठीक है। तो समभ्रंश कक्षक क्या होते हैं? समान ऊर्जा वाले कक्षक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं कक्षकों की आकृति बताऊं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं नोडल तल या नोड। नोडल प्लेन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? नोडल प्लेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नोडल प्लेन के नाम से जानते हैं। नोडल तल या नोड, जिसको नोडल प्लेन के नाम से जानते हैं। क्या होता है ये? तो भाई कक्षक में वो स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, ठीक है ना? जी हाँ, हाँ जी, हाँ, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा अभिलाषा, चिंता मत करो। ठीक है, ध्यान से समझो। नोडल तल या नोडल प्लेन जो है, नोड क्या होता है? कक्षक में वो स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, संभावना 0 हो, 0 हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे कहेंगे नोडल तल या नोड। ठीक है, क्या? कक्षक में वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, किसकी? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कितनी हो? 0 हो। प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? 0 होती है। क्या है? नोडल तल है। नोड है। ठीक है, नोड कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाँ जी, ठीक है, क्या कह रहे हो? क्वांटम संख्या वाले क्वेश्चन और कराने हैं, दोबारा समझाने? ठीक है, मैं समझा दूंगा बेटा। ठीक है, हाँ, चलो नोड कैसे कैलकुलेट करते हैं? नोड हम लोग कैलकुलेट करते हैं, नोड बराबर होता है n-1। क्या होता है? n-1। ठीक है, एक बात क्लियर समझो। अब प्रश्न ये है, यहां n क्या है? n है मुख्य क्वांटम संख्या। क्या है? n है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, एक और क्षेत्र भाग होता है जिसे तृतीय नोड के नाम से जाना जाता है ना? जी हाँ,
चलिए सर जी एक टाइम, ओके भाई, ओके ओके ओके, हाँ जी, चलिए चलो ठीक है, ये हो गया हमारे पास कक्षक में वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितनी होती है, 0 होती है। अब कक्षक तो डंबलाकार भी होगा, द्विडंबलाकार भी होगा, ठीक है, कक्षक तो डंबलाकार भी होगा, द्विडंबलाकार भी होगा। कक्षक गोलीय हुआ तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। तो हम लोग नोड ना कैलकुलेट करके नोड क्या कैलकुलेट करते हैं, त्रिज्यीय नोड कैलकुलेट करते हैं। त्रिज्यीय नोड, जिसको क्या कहते हैं, रेडियल नोड कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं जिसको, रेडियल नोड कहते हैं। अब लाडलो रेडियल नोड क्या होता है, गोलाकार कक्षक में, कैसे कक्षक में, गोलाकार क्षेत्र में, गोलाकार क्षेत्र में या गोलाकार सतह, वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या प्रायिकता, जाने की संभावना या प्रायिकता शून्य होती है। कितनी होती है, शून्य होती है। क्या कहलाएगा, त्रिज्यीय नोड है। इसको अच्छे से देख लेना, इससे PYQ बन है अपने पास, मैं आगे कराने वाला हूं चैप्टर खत्म होने के बाद, ठीक है। अब त्रिज्यीय नोड का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यीय नोड का सूत्र क्या होता है, त्रिज्यीय नोड बराबर n-l-1। अब प्रश्न वापस से एक और आ गया, ठीक है, क्या प्रश्न वापस से एक और आ गया कि सर n क्या होता है, n होता है मुख्य क्वांटम संख्या। कौन सी संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। और सर l क्या होता है, l होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो ये हमारे पास बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो कक्षक है अपने पास, ठीक, कक्षक में अगर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 है तो उसे क्या कहोगे, नोड। और अगर गोलाकार सतह पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 है तो उसे क्या कहेंगे, त्रिज्यीय नोड। त्रिज्या गोले में ही तो हो सकती है ना भाई, वृत्ताकार या गोलाकार जो चीजें होती है उसके पास ही त्रिज्या होती है, ठीक है, एकदम सिंपल बात है। चलो अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, अगले बिंदु पर बात करते हैं, ठीक है। अगला बिंदु क्या है अपने पास, कक्षकों की आकृतियां। किसकी, कक्षकों की आकृतियां। इस टॉपिक को पढ़ेंगे हम लोग, शेप ऑफ ऑर्बिट्स, सॉरी ऑर्बिटल्स, कक्षकों की आकृतियां। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स में हम लोग जानते हैं, है ना, ध्यान से सुनो, हर चीज का एग्जाम्पल नहीं होता। नोड का एग्जाम्पल दो, जब कक्षक पढ़ाऊंगा तभी तो नोड का एग्जाम्पल दूंगा, बताऊंगा मैं आपको कि किस कक्षक में कहां नोड है कहां नोड नहीं है ना, तभी बताऊंगा मैं आप लोगों को कि कहां नोड अवेलेबल है कहां नहीं। इतने नोट करो एक बार इस
आपने पूछा ये नोड क्या होता है, नोड मतलब क्षेत्र, ठीक है ना, यहां पर भी क्षेत्र है, यहां पर भी क्षेत्र है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ो, ठीक है। देखो कक्षकों की आकृतियां, कक्षक कितने होते हैं, 4, है ना। एस पी डी एफ इनकी बात करेंगे। सबसे पहले एस कक्षक की बात करेंगे हम लोग। तो एस कक्षक की आकृति कैसी होती है, चलो एस कक्षक की आकृति, तो समझो इस बात को। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस कक्षक की आकृति कैसी है, पी कक्षक की आकृति कैसी है, डी कक्षक की आकृति कैसी है, ठीक है। या ऐसे ना पूछकर वो क्या करते हैं, एक तरफ लिख देते हैं कक्षक और एक तरफ लिख देते हैं आकृतियां और फिर कहते हैं मैच द कॉलम, ठीक है। हाँ, या पूछ लेते हैं कि एस कक्षक के बारे में सत्य कथन क्या है, पी कक्षक के बारे में सत्य कथन क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो समझो एस कक्षक की आकृति क्या होती है। देखो जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली चीज हम लोग ये बताते हैं, एस कक्षक जो होता है ये गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार, स्फेरिकल, और साथ में सममित भी होता है। अब प्रश्न ये है कि सर ये सममित क्या होता है ना। तो ये हो गया स्फेरिकल, ये हो गया सिमेट्रिकल, ठीक। मतलब अगर हम इसको किसी भी अक्ष से काटें, ठीक है, अगर हम इसको किसी भी अक्ष से काटें, या इसको अगर हम लोग कैसा ऊर्ध्वाधर काट रहे हैं, क्षैतिज काट रहे हैं, हॉरिजन या लॉन्जिट्यूडिनल, कैसे भी इसको अगर हम लोग कट कर रहे हैं तो दोनों ही स्थितियों में प्राप्त होने वाले दोनों भाग जो होंगे वो एक जैसे दिखाई देते हैं। उसको कहते हैं सममित। क्या कहते हैं, सममित कहते हैं उसको, है ना। जैसे ये हमारे पास गोलाकार आकृति है, अगर हम इसको काट रहे हैं, मान के चलो हम इसको बीच में से ऐसे काट देंगे, ठीक, तो ये दोनों भाग एक जैसे दिखेंगे, तो ऐसी आकृतियों को क्या कहते हैं, सममित कहते हैं, ठीक है, सममित कहेंगे एक चीज। वहीं फिर आगे बात करते हैं दूसरे नंबर पर, एस कक्षक जो होता है, कौन सा कक्षक, एस कक्षक, है ना। कौन सा कक्षक होता है, एस कक्षक होता है। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज, ये अदिशात्मक होते हैं, क्योंकि गोले के पास दिशा तो होती ही नहीं है। क्या ये कैसे होते हैं, अदिशात्मक होते हैं। कैसे होते हैं, अदिशात्मक होते हैं, ठीक है। एस उपकोष के पास एक ही कक्षक होता है, ये हम लोग जानते हैं, तो इस बात को भी लिख देंगे। एस उपकोष, उपकोष मतलब सब सेल, एस उपकोष में एक ही कक्षक होता है, कक्षक होता है, ठीक। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, कुछ एस कक्षक बना देता हूं। देखो ये हो गया 1s, ये हो गया 2s, ये हो गया 3s। आपको दिख रहा है इनका आकार बढ़ रहा है। क्या मैंने कहा, ये 1s कक्षक है, ये 2s कक्षक है, ये 3s कक्षक है, 4s इससे बड़ा बनेगा। आपको दिख रहा है इनका आकार बढ़ रहा है। तो क्या होता है, जैसे जैसे मुख्य क्वांटम संख्या n का मान बढ़ता है, n मतलब 1 2 3, तो s कक्षक का आकार भी बढ़ता है। क्या कहा हमने ये कहा, मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ने पर किसका, एस कक्षक का आकार बढ़ता है। किसका आकार बढ़ता है, एस कक्षक का आकार बढ़ता है, ठीक है जी हाँ। चलिए आगे की बात करते हैं, इसके बाद की बात करते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसी बात है कि सर एस कक्षक में नोडों की संख्या कितनी होती है, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 हो। तो एस कक्षक में ऐसा कोई स्थान नहीं होता जहां इलेक्ट्रॉन ना पाए जा सके, तो इसमें कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है।
इसलिए ये एकमात्र ऐसा कक्षक है जहां नोड की संख्या जो होती है वो हमेशा 0 होगी। ठीक है, तो हम लोग यहां पर ये बताएंगे, एस कक्षक में नोडों की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। नोडों की संख्या कितनी होती है? एस कक्षक में 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। ये एस कक्षक से रिलेटेड बातें हैं अपने पास। किससे रिलेटेड? एस कक्षक से रिलेटेड बातें हैं। क्या क्या बात बताई मैंने एस कक्षक से रिलेटेड आपको? कि एस कक्षक गोलाकार होता है, सममित होता है। बताया मैंने आपको, बिल्कुल गोलाकार और सममित है एस कक्षक। फिर दूसरे नंबर पर हम लोग डिस्कस करते हैं एस कक्षक के बारे में, तो ये अदिशात्मक होते हैं, क्योंकि गोले की कोई निश्चित दिशा होती ही नहीं है, नॉन डायरेक्शनल है एस कक्षक। ठीक है, फिर एस कक्षक में एस उपकोष के पास एक ही एस कक्षक होता है या एक ही कक्षक होता है, ये एक बिंदु और है अपने पास। ठीक है, चलो, मुख्य क्वांटम संख्या का मान जैसे ही बढ़ेगा वैसे वैसे एस कक्षक का आकार जो है वो भी बढ़ने लग जाता है। किसका आकार? एस कक्षक का आकार जो होता है ये भी बढ़ने लग जाता है। ठीक है, बताओ इस तक कोई दिक्कत हो तो, कोई समस्या हो तो यहां तक? हाँ जी, फिर लास्ट में मैंने आपको बताया कि एस कक्षक में नोडों की संख्या 0 होती है, मतलब इसमें चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है, यहां पर समान प्रायिकता होती है। चलो, इसके बाद बात करेंगे पी कक्षक की। किसकी? पी कक्षक की। किसकी बात करते हैं? इसके बाद पी कक्षक की बात करते हैं। पी कक्षक की आकृतियां, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स। पी कक्षक की आकृतियां। कह रहे सर एस ऑर्बिटल का एग्जांपल बताओ। अरे ये चित्र बनाइए ऐसी, तो एस मतलब 1s 2s 3s, एस मतलब 1s 2s 3s। चलो, पी कक्षक की आकृतियां। तो पहली बात ये समझो, पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। कितने? 3। कैसे कक्षक? संभ्रंश कक्षक होते हैं। संभ्रंश वो होते हैं जिनकी ऊर्जा बराबर होती है। क्या होते हैं? px, py व pz। ठीक है, px, py, pz, ये 3 संभ्रंश कक्षक पाए जाते हैं। होते हैं। एक बात। दूसरी बात सुनो, P जो है अपने पास, P कक्षक, P कक्षक की आकृति कैसी होती है? डंबलाकार होती है। कैसी होती है पी कक्षक की आकृति? डंबलाकार होती है, डंबल्ड शेप होती है। पी कक्षक की आकृति कैसी होती है? डंबलाकार होती है, डंबल्ड शेप होती है भाई। ठीक है, कैसी है? डंबलाकार है। ठीक, जिसमें या फिर प्रत्येक डंबल में कितनी पालियां होती हैं? 2 पालियां होती हैं। प्रत्येक डंबल में 2 समान आकार की पालियां
आकार की पालियां, पालियां मतलब लोब्स। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे सर पालियां क्या है, तो दोनों भागों की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, दो भाग आकार की पालियां होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जो होती है बराबर है। ठीक है, क्या बराबर है, जिनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना समान होती है। कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना समान होती है, सेम होगी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है, जो प्रायिकता है, वो बराबर है, सेम है, बराबर एकदम। ठीक, नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करते हैं किसमें, पी कक्षक की आकृति के लिए। ठीक है, हाँ जी, तो पी कक्षक जो होता है इसकी जो पालियां हैं, जो लोब्स हैं, ये अक्षों पर स्थित होती हैं। कहां स्थित होती है, अक्षों पर प्रेजेंट होती हैं। कहां पाई जाती है, ये अक्षों पर पाई जाती है, अक्षों पर स्थित होती है। फिर नेक्स्ट बिंदु पर हम लोग बात करते हैं, तो पी कक्षक, इनमें दिशा भी है, एक्स वाई जेड पता चल रहा है कि कहां है, और ये सममित भी होते हैं। सममित थोड़ी देर पहले ही बताया था, कहीं से भी काटोगे समान मिलेंगे। ठीक, अब आगे की बात सुनो। अब हम बनाते हैं पी का डिजाइन, मतलब पी की आकृति। देखो, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ठीक, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ये हो जाता है जेड अक्ष। तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यहां अगर मैं आपको बताऊं कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। ठीक है, हाँ जी, अब ध्यान से समझो बेटा, अगर हमारे पास पाली जो है एक एक्स अक्ष के इस बिंदु पर और दूसरी एक्स अक्ष के इस बिंदु पर प्रेजेंट हो, तो इसको हम लोग कहते हैं पी एक्स कक्षक। क्या कहते हैं इसको, पी एक्स कक्षक कहते हैं। एक पाली एक्स अक्ष के इस छोर पर और दूसरी इस छोर पर हो तो इसे क्या कहेंगे, पी एक्स कक्षक कहेंगे। वहीं दूसरे नंबर पर बात करें, यदि एक पाली वाई अक्ष के इस छोर पर और दूसरी वाई अक्ष के इस छोर पर हो तो इसे पी वाई कक्षक कहेंगे। ठीक है, और तीसरी बात, अगर एक पाली जेड अक्ष के इस छोर पर और दूसरी पाली जेड अक्ष के इस छोर पर अवेलेबल हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पी जेड कक्षक। क्या कहेंगे, पी जेड कक्षक। ठीक है जी हाँ, तो पी एक्स, पी वाई और पी जेड कक्षक कुछ इस प्रकार के होते हैं। अब आगे की बात मैं आपको बताता हूं कि पी कक्षक में दोनों पालियां जहां मिलती है ना, दोनों पालियां केंद्र पर मिलती है या नाभिक पर मिलती है, नाभिक पर मिलती है,
मिलती हैं। अतः यहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। एक बात तो ये हो गई। अब रही बात नोडल तल की, तो एक बात बताओ, कक्षक क्या होता है? जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है। अगर x पर इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है तो क्या y अक्ष पर पाया जाएगा? नहीं। z अक्ष पर पाया जाएगा? नहीं। तो yz जो तल है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। ठीक है। यदि py में इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है तो xz में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, और अगर pz में इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है तो xy में इलेक्ट्रॉन ना 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 मिले लाला, कौन नहीं मिल रो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि P के लिए नोडल तल कौन से हैं। ठीक है, तो Px कक्षक के लिए नोडल तल, नोडल तल 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 में फिर पूरा तल आएगा, सरफेस एक्स वाई। ठीक है, फिर Py कक्षक के लिए अगर बात करेंगे तो इसके लिए बात करेंगे तो नोडल तल क्या होगा? Py के लिए एक्स जेड। ठीक है, और फिर हम लोग आगे बात करेंगे Pz कक्षक के लिए नोडल तल की। किसके लिए? Pz कक्षक के लिए नोडल तल, ये क्या होगा? एक्स वाई। ठीक, रीना आप कह रहे हैं सर आप कमेंट नहीं देख रहे हैं। बेटा पढ़ लेते हैं ना, सीधा सीधा टॉपिक चल रहा है, डिस्टरबेंस की जगह ही नहीं है ना, तो सीधा सीधा पढ़ते रहो, कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ चलो, तो ये हो गया Px Py और Pz के लिए नोडल तल। क्या हो गए? नोडल तल। चलो अब आगे बढ़ते हैं, डी कक्षक के बारे में बात करते हैं। किसकी आकृति की बात करते हैं? डी कक्षक की आकृति की बात करते हैं। डी कक्षक की आकृतियां, आकृति, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। क्या होगी डी कक्षक की आकृति? ये देखो, एक रीना का और कमेंट आया कि सर मैंने कब कहा। अरे एक ही रीना थोड़ी है। हाँ चलो, बिल्कुल निष्ठा, बिल्कुल, हाँ इंतजार था, बिल्कुल सही है। चलो, तो देखो डी कक्षक की शेप जो है ना, डी कक्षक की जो आकृति है उस पर बात करेंगे। तो पहले तो आप लोग ये बताओ कि डी के पास कुल कक्षक कितने होते हैं? बता दो फटाफट से, डी के पास कुल कक्षक कितने होते हैं? ठीक है, मैं आपको कोई हिंट नहीं दूंगा, मगर फिर भी आप बता दोगे कि डी के पास कुल कक्षक कितने होते हैं। बिल्कुल करेक्ट दे रहे हो आप उत्तर, है ना चलिए बिल्कुल सही है। डी के पास कुल कक्षक कितने होते हैं? 5। देखो खुशबू, मैं उंगलियां दिखा रहा हूं 5, फिर भी 3 बता रही है। हे भगवान, ये दुख काहे खत्म नहीं हो रहा है? हद हो गई ये तो। मैं तो स्पष्ट रूप से 5 उंगलियां दिखा रहा हूं, फिर भी 3 बता रही है। हाँ चलो, तो हम क्या कह रहे हैं? डी उपकोष में पांच संभ्रंश कक्षक। कितने? 5 संभ्रंश कक्षक। संभ्रंश मतलब डी जनरेटेड, जिनकी एनर्जी बराबर होती है। ठीक है, जी हाँ, क्या? जिनकी एनर्जी बराबर होती है। ठीक, कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर व डी जेड स्क्वायर होते हैं।
कितने समभ्रंश कक्षक होते हैं? 5 समभ्रंश कक्षक होते हैं। कितने समभ्रंश कक्षक है? 5। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, चलो फिर हम लोग आगे की बात करते हैं इसमें। तो इसको समझेंगे कि यहां जो ये 4 स्टार्टिंग वाले कक्षक है ना, इनकी आकृति द्विडंबलाकार होती है। डी कक्षकों में 4 कक्षकों डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड व डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की आकृति डंबलाकार होती है। कैसी होती है? डंबलाकार। और डंबलाकार भी ऐसा वैसा डंबलाकार नहीं है। कैसा है? द्विडंबलाकार। 2 डंबल होते हैं। पी कक्षक में कितने थे? 1। यहां कितने हैं? 2। ठीक है, जो डी जेड स्क्वायर है ना, डी जेड स्क्वायर कक्षक की जो आकृति है, किसकी? डी जेड स्क्वायर कक्षक की आकृति जो है वो कैसी होती है? डंबलाकार होती है। कैसी होती है? डंबलाकार होती है। ठीक, आगे की बात समझो भाई। द्विडंबलाकार में टोटल 4 पालियां अवेलेबल होती हैं। द्विडंबलाकार में 4 पालियां। कितनी पालियां होती हैं? 4 पालियां होती हैं। ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है। कितनी पालियां हैं? 4 पालियां होती हैं। ठीक, और प्रत्येक पाली में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, पाली में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना समान होती है। संभावना कैसी है? समान है, बराबर है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ हम लोग बात करें इसके अगले बिंदु पर, हम लोग बात करें। ठीक है, क्या? डंबलाकार जो है ना, डी जेड स्क्वायर, डंबलाकार में कितनी पाली है? 2 पालियां हैं होती है। यहां भी बात सही सेम है। प्रत्येक पाली में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना समान है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना पॉसिबिलिटीज कैसी होती है? समान होती है। है ना? कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बराबर होती है, समान होती है। अब आगे की बात समझो। अगला बिंदु ये है कि भाई जो डी एक्स वाई है ना, डी वाई जेड है ना, और डी एक्स वाई है, एक्स वाई, इनमें जो पालियां है ना, अक्षों के मध्य उपस्थित होती हैं। अक्षों पर नहीं, अक्षों के मध्य पाई जाती है। बिटवीन द एक्सिस, नॉट ऑन द एक्सिस ब्रो,
बिटवीन द एक्सिस सखा, कहा अक्षों के मध्य। ठीक है, जबकि हम लोग आगे बात करें किनके बारे में, जो दो बच गए हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसमें जो पालियां है ना, ये अक्षों पर है, ऑन द एक्सिस ब्रो। ठीक है, कहां है, अक्षों पर उपस्थित होती है। कहां उपस्थित होती हैं, अक्षों पर उपस्थित होती है। ठीक है जी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। ठीक है, इनमें पालियां जो होंगी वो कहां पाई जाएंगी, बिटवीन द एक्सिस, अक्षों के मध्य। जबकि यहां पर पाली कहां होगी, अक्ष पर होगी। कहां होगी, अक्ष पर होगी। क्लियर हुई बात। तो कैसे होंगी अक्षों के मध्य, कैसे होगी अक्ष पर, उसको देख लेते हैं। लो बनाते हैं। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब हमें बनाना है डी एक्स वाई। अब देखो ये x है और ये y है, पाली कहाँ होगी, x के लेफ्ट में और y के लेफ्ट में। x का लेफ्ट ये है, ये x रहा, ये x का लेफ्ट है। इसको कौन कंप्लीट कर रहा है, ये कर रहा है। इसको कौन पूरा कर रहा है, ये कर रहा है। ठीक है, इसको कौन पूरा कर रहा है, ये कर रहा है। तो पाली कहाँ होगी, x के लेफ्ट में। तो इसके साथ ये है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, पाली बनेगी। ये x की पाली और ये y की पाली। ठीक है, x के लेफ्ट में और y के लेफ्ट में, ये x की पाली है, y की पाली। अब हमें बनाना है डी वाई जेड। तो देखो एक पाली तो बनेगी y के लेफ्ट में, ये y का लेफ्ट हो गया। एक ये z हो गया, z का लेफ्ट, ये z हो गया, ये z के लेफ्ट में बन गई। अगली बनानी है डी एक्स जेड। ये x हो गया, ये x का लेफ्ट हो गया। अरे तो बन जा रे। ठीक, और z का लेफ्ट क्या हो गया, ये z का लेफ्ट हो गया। ठीक है जी हाँ, चलिए फिर आगे बात करते हैं। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। देखो अब हमें बनाना है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये पालियों पर पाई जाती है, ये x की पाली, ये y की पाली। हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, ये z डी एक्स जेड, सॉरी डी जेड स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, z के ऊपर पाली बन जाती है और उसके साथ ही पूरे पर क्या होता है, एक वृत्त बन जाता है।
जो इसके स्क्वायर को बना देता है। क्या बना देता है? स्क्वायर को बना देता है। फिर अब हमारे पास बात आती है कि इसके लिए नोडल तल क्या होगा, है ना। देखो dxy के लिए नोडल तल, dyz के लिए नोडल तल, कौन सा तल? नोडल तल। dxz के लिए नोडल तल, dx स्क्वायर y स्क्वायर के लिए नोडल तल, और डी जेड स्क्वायर के लिए नोडल तल। तो ध्यान से सुनो भाई, है ना, ध्यान से सुनिएगा इन सब बातों को। भाई डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया ना, क्या हो गया? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया ना। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ने पूरी एरिया कवर कर लिया, तो इसके लिए नोडल तल नहीं होगा। डी जेड स्क्वायर आया, उसके बाद इस सर्कल ने पूरा एरिया कवर कर लिया, तो इसके लिए नोडल तल नहीं होगा। तो इनके लिए नोडल तल नहीं होता है, ठीक है ना। नोडल तल एब्सेंट है, इनमें नोडल तल नहीं होता है। मगर आप ये देखो, अगर डी एक्स वाई पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा तो वाई जेड और जेड एक्स पर पाया जाएगा क्या? नहीं पाया जाएगा। तो कितने नोडल तल होंगे? दो। एक तो होगा कौन सा? डी एक्स वाई है तो वाई जेड पर नोडल तल होगा, और दूसरा कहाँ होगा? एक्स जेड पर नोडल तल होगा। ठीक है, कहाँ होगा? एक्स जेड पर नोडल तल होगा। फिर डी वाई जेड है, वाई जेड है तो एक्स वाई पर नोडल तल होगा, ठीक है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। और दूसरा कहाँ होगा? एक्स जेड पर होगा। ठीक, डी एक्स जेड है तो नोडल तल कहाँ होगा? एक्स वाई पर होगा और वाई जेड पर होगा। बस खत्म बात, ये नोडल तल की बात हो गई। फिर बात आएगी एफ कक्षक की आकृतियों की। तो भाई मैं आप लोगों को बता देता हूं, एफ उपकोष जो होता है ना, इसमें कुल 7 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक हैं? 7। अभी तक तो वैज्ञानिक नाम ही कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है। जिनकी आकृतियां कैसी होती हैं? जटिल होती हैं। जिनकी आकृतियां कैसी होती हैं? जटिल होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं। ठीक है, तो इनकी आकृतियां हम बनाते ही नहीं हैं। तो ये हमारे पास कक्षकों की आकृतियां हैं जो हमने पढ़ी हैं अभी तक। ठीक है, ये कक्षकों की आकृतियां हैं जो हमने पढ़ी हैं। चलिए फटाफट से एक बार हम लोग इनको नोट करेंगे। शुरू हो जाओ, फटाफट नोट करना। हाँ जी, फटाफट शुरू हो जाओ। एफ उपकोष, हाँ जी, फटाफट शुरू हो जाओ, नोट करो, फिर आगे बढ़ चलेंगे। जो चित्र बनाए हैं वो हमें भी बनाने हैं, बिल्कुल बनाने हैं।
चलिए आगे। वो नोट करवा दिया था तो ये नोट करो भाई। भारती फर्स्ट ही चल रहा है। चलो आगे। हाँ जी। चलिए, आप कह रहे हैं सर पीडीएफ से नोट कर लेंगे, तो पीडीएफ से नोट कर लेना, बाकी बातें करेंगे हम लोग अगली क्लास में। अभी मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।